Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the chapter Cold War. We'll talk about the origin, course and then impact of Cold War. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहला जो हम पढ़ेंगे वो है ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर. 1945 से 1991 तक चली थी कोल्ड वॉर. ठीक है, तो ओरिजिन कैसे हुआ था. तो जो यूनिटी थी ना अलाइड पावर्स के बीच में जब वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, तो जो यूनिटी थी अलाइड पावर्स के बीच में वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई. ठीक है, उसके बाद उनको एक अग्रीमेंट करना था कि वो जर्मनी के साथ कुछ तो उसके ऊपर ट्रीटीज़ लगाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो उस अग्रीमेंट पे आ ही नहीं रहे थे ताकि वो जर्मनी के ऊपर कुछ ऐसे एक काइंड ऑफ जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था, तो उस टाइप का कुछ इम्पोजिशंस जर्मनी के ऊपर लगाए. बट उनके बीच में अग्रीमेंट ही नहीं हो पा रही थी अलाइड पावर्स के बीच में, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे. ठीक है, उसके बाद यूरोप की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो एक्चुअली काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी थी वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, है ना. तो वो इम्प्रूव होने लगी थी 1945 की फरवरी मंथ से. ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था. इट वाज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, लाइक एंडिंग. तो इट वाज ऑलमोस्ट ख़त्म. तो अलाइड पावर्स को अब क्या हो, मतलब फीलिंग आने लगी कि अब जो है ना हमें पीस ट्रीटीज़ करना शुरू करना चाहिए ताकि यूरोप का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो पाए. इसका मतलब क्या है कि अलाइड पावर्स चाहती थी कि अब यूरोप में एक तरह से स्टेबिलिटी आए. काफ़ी वॉर में यूरोप इन्वॉल्व हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा वॉर में यूरोप इन्वॉल्व हो चुका था, जिसकी वजह से पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली यूरोप की कंडीशन काफ़ी डिटोरिएट हो चुकी थी. तो अब अलाइड पावर्स को ये फीलिंग आई कि अब जो है हमें यूरोप की कंडीशन को सुधारना होगा, एक स्टेबिलिटी लानी होगी वहाँ पे. तो हुई एक लंदन कॉन्फ्रेंस जो कि 1944 में हुई, और किसके किसके बीच में हुई, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया. तो अब इस लंदन कॉन्फ्रेंस में जो जो भी टर्म्स या कंडीशंस थे वो सब अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने फॉलो किया. ठीक है, और इसमें एक्चुअली लंदन कॉन्फ्रेंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ ये थी कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने ये अग्री कर लिया था कि हम जो है जर्मनी को आपस में बांट लेंगे. जर्मनी का पार्टीशन करेंगे और फिर उसको आपस में बांट लेंगे. द फाइनल सेटलमेंट वॉज मेड एट याल्टा इन February 1945. और फाइनल सेटलमेंट कब हुई, याल्टा में हुई 1945 में. अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में कुछ डिसीजंस ली गई थी. तो कुछ 9 डिसीजंस थी जो वहाँ पे ली गई थी. वो क्या क्या थी वो हम एक एक करके देखेंगे. तो पहला तो डिसीजन यही था कि इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस. अब इतने ज़्यादा वॉर के बाद पीस तो चाहिए ही था, है ना. इसीलिए जो भी पावर्स थी, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो भी हिस्सा थी, जो भी कंट्रीज़, उन्होंने ये डिसाइड किया मिलके कि भैया देखो काफ़ी वॉर हो गया है, अब जो है हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो कि एक इंटरनेशनल पीस ला सके, है ना. उसके बाद फॉर्मेशन हुई यूएनओ की. इट वॉज रिजॉल्व टू मेक जर्मनी फ्री फ्रॉम नाजी इन्फ्लुएंस. अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ डिसाइड हुई कि जर्मनी में जो नाजी इन्फ्लुएंस चल रही थी ना, नाजी पार्टी चल रही थी जर्मनी में, जर्मनी को नाजी के इन्फ्लुएंस से, नाजी के चंगुल से एक तरीके से निकालना था. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी को, मतलब ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड होता है कि जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा. मतलब जर्मनी के 4 हिस्से होंगे, और एक हिस्सा जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में होगा, एक हिस्सा ब्रिटेन के कंट्रोल में होगा, एक हिस्सा फ्रांस के कंट्रोल में होगा, और एक हिस्सा जो है वो रशिया के कंट्रोल में होगा. ठीक है, और यही 4 जोन्स में बांटने वाला सिस्टम जो कि जर्मनी के लिए इन्होंने अप्लाई किया, वही सेम ऑस्ट्रिया के लिए भी अप्लाई होने वाला था. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, liberal reforms were to be introduced in Germany and Nazi war criminals have to be punished. अब नाजी ने काफ़ी एक तरह से ऑप्रेस किया था जर्मनी के लोगों को, क्योंकि नाजी पार्टी क्या करना चाहती थी, वो अपना डोमिनेंस दिखाना चाहती थी, है ना. तो इसीलिए याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि जर्मनी को जो नाजी लोगों ने, नाजी पार्टी ने इतना ऑप्रेस करके रखा है और इतना इतना टफ रूल्स बना के रखा है कॉमन मास के लिए, वो हम हटाएंगे. हम उनके पीपल को, मतलब जर्मन पीपल को एक लिबरल रिफॉर्म्स, मतलब वहाँ पे एक
एक ऐसा रिफॉर्मेशन लाएंगे जो पब्लिक को अच्छा लगे, वो ज़्यादा ऑप्रेस ना हो एंड ऑल ऑफ दैट। और जितने भी नाजी के वॉर क्रिमिनल्स, मतलब जितने भी क्रिमिनल्स थे वॉर के, उनको भी पनिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जर्मनी हैड टू पे हैवी रेपरेशन टू द अलाइड पावर्स। क्यों? जर्मनी को पैसे देने पड़े अलाइड पावर्स को, या जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी पड़ी, ठीक है। अब चाहे पैसे से किया या इक्विपमेंट से किया, जिस भी तरह से किया, बट भरपाई करनी पड़ी। अब क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जर्मनी ने अटैक किया था ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काफ़ी। हमने उस चैप्टर में देखा भी है, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपने देखा भी है वहाँ पे किस तरह से जर्मनी ने अटैक किया था लाइट पावर्स के ऊपर। तो जो उनका नुकसान हुआ था, उन्होंने बोला कि भैया तुमने हमारा नुकसान कर दिया, अब तुम्हें भरपाई तो करनी होगी, ऐसे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, है ना। तो ये भी डिस्कस हुआ था याल्टा कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई याल्टा कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे क्या एक पास किया गया रेजोल्यूशन कि फ्री इलेक्शंस होगी। कहाँ होंगी? ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स में। तो वहाँ पे इलेक्शंस हो नहीं रही थी, जो भी रूलर आ रहा था कैप्चर कर रहा था, रूल कर रहा था बस, एक और लोगों को अप्रेस कर रहा था। बट अब ये डिसाइड हुआ कि ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे उस टाइम पे, वहाँ पे फ्री इलेक्शंस होंगी। अब पोलैंड, पोलैंड का भैया क्या होगा, ये भी इसी याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ। द फेट ऑफ पोलैंड वॉज ऑल्सो डिसाइडेड हियर। When the Russian army swept through Poland, a communist government was set up there. But there was another Polish government in exile at London. It was decided at Yalta that some members of that non communist government should be allowed to join the communist government. In return, Russia was allowed to keep a strip of eastern Poland, which she annexed in 1939. So basically, जब पोलैंड में रशियन आर्मी आई थी, तो वहाँ पे रशिया ने क्या किया था, रशियन आर्मी ने वहाँ पे कम्युनिज्म ला दिया था। अब रशिया तो फॉलो करती थी कम्युनिज्म को, तो वहाँ पे पूरा कम्युनिज्म ला दिया था। तो इसीलिए याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि हमें जो है वो कम्युनिज्म को हटाना होगा। हम रशिया को थोड़ा सा पार्ट देंगे, ईस्टर्न पोलैंड हम उसे ग्रांट करेंगे, वहाँ का एक छोटा सा पार्ट वो हम उन्हें देंगे, बिल्कुल उनसे छीनेंगे नहीं। बट हाँ, वी डोंट वांट कि वो पूरा मतलब वहाँ से रशियन एग्जिस्टेंस ही चली जाए। तो इसीलिए कुछ रशियन वहाँ से पूरा पॉलिश एग्जिस्टेंस ही चला जाए, जो पॉलिश गवर्नमेंट वहाँ पे है वो पूरा वहाँ से हट जाए और वहाँ पे सिर्फ रशिया का कब्जा हो। ऐसा नहीं है, हम थोड़ा सा पोर्शन रशिया को देंगे, बट वी वांट कि वहाँ पे पॉलिश गवर्नमेंट सेटअप हो। तो अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये देखा गया कि कुछ पॉलिश गवर्नमेंट जो है वो लंदन में थी और वो एग्जाइल पे थी, वनवास एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे एक्चुअली चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिज्म, उनके खुद के देश में कम्युनिज्म आ गया था, उनको वो पसंद नहीं आया था, इसलिए वो लंदन चले गए थे। तो ये डिसाइड हुआ कि उन्हें भी बुलाया जाएगा, उन्हें वापस से पोलैंड में बुलाया जाएगा और वो वहाँ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द ट्रीटी रशिया स्पेशल इंटरेस्ट वाज रिकग्नाइज्ड इन द फार ईस्ट, साउथ साकलेन, Kuril Islands and Port Arthur were given to Russia, and her authority over other Mongolia was recognized. At the price of participation in the war, Russian army occupied some territories in Manchuria. तो बेसिकली अब रशिया के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया। रशिया का इंटरेस्ट फार ईस्ट में था, कुछ पोर्ट्स का नाम, कुछ आइलैंड्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो कि रशिया को दिया गया। फैक्चुअल डिटेल्स है, आई ऑलवेज से फैक्चुअल डिटेल्स आर इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे मार्क कर लो, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आप इसे मार्क कर लो। ये जो आइलैंड्स हैं, पोर्ट्स है, ये रशिया को दी गई कि रशिया वहाँ पे अपनी अथॉरिटी कर सके। मंगोलिया को भी रिकग्निशन मिली, और क्योंकि रशिया ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, तो रशियन आर्मी को मंचूरिया के भी कुछ टेरिटरीज मिले थे, ठीक है। मंचूरिया एक जगह है, आपको पता ही होगा। ऑलराइट, finally Russia gave the assurance that she would join the allied powers against Japan after the fall of Germany, but Roosevelt was not happy about Stalin's demand that Poland should be given all German territories east of the river Oder and Neisse, but no agreement was reached on this point by the three powers. अब रशिया ने क्या बोला कि भैया देखो, जहाँ प्रॉफिट है हम उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो अलाइड पावर्स के पास प्रॉफिट थी, वो चले गए उसके पास। रशिया ने कहा कि भैया देखो, हम जो है आपको ज्वाइन कर लेंगे और जापान के अगेंस्ट चले जाएंगे। जैसे ही जर्मनी गिरा, मतलब जर्मनी का फॉल हुआ, व्हेन जर्मनी फेल,
उसके बाद रशिया ने बोला भैया अब तो जर्मनी गए, अब तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं अलाइड पावर्स को। तो वही किया, रशिया ने ज्वाइन किया अलाइड पावर्स को और लड़ी किसके अगेंस्ट? जापान के अगेंस्ट। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो अब यहाँ जो लास्ट लाइन है, बट रूजवेल्ट वॉज नॉट हैप्पी अबाउट स्टालिन्स डिमांड दैट पोलैंड शुड बी गिवन ऑल जर्मन टेरिटरीज। तो बेसिकली स्टालिन जो है वो रशिया के थे और रूजवेल्ट जो है वो यूएसए के थे। ठीक है, तो अब स्टालिन ने ये कहा कि पोलैंड जो है वो हमें जर्मन टेरिटरीज को दे देना चाहिए, मतलब हमें पोलैंड को हैंड ओवर कर देना चाहिए जर्मनी को। और रूजवेल्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर कोई अग्रीमेंट हुई नहीं उनके बीच में। अब हम देखेंगे पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आईएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी कह सकते हो, और ये काफ़ी बड़ा है। तो इसे देख के काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ही है इसमें, बट लेट मी जस्ट समराइज दिस फॉर यू एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी जो कि आप नोट डाउन कर लेना अपने कॉपीज़ नोटबुक्स में। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक्स ले लो अभी, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो वो आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस है। पहले तो पोस्टडैम है क्या? पोस्टडैम जो है वो जर्मनी का एक एरिया है, मतलब जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम पोस्टडैम है। ठीक है, अब आप इस टाइटल से ही समझ जाओगे कि ये बेसिकली है क्या, द पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। ठीक है, तो पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब डेफिनेटली कोई मीटिंग हुई होगी पोस्ट डैम में 1945 में, है ना? एग्जैक्टली तो पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक मीटिंग थी जो कि अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी, और एक कब हुई थी? जुलाई 17 से लेके अगस्त 2 तक 1945। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुलाई 2 से अगस्त, सॉरी जुलाई 17 से अगस्त 2, आप लिख लो इसे। तो ये मीटिंग जो है वो अलाइड पावर्स के बीच में हुई थी, और इसमें कौन कौन शामिल थे? हैरी एस ट्रूमैन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे, विंस्टन चर्चिल जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे। विंस्टन चर्चिल को फिर बाद में क्लेमेंट एटली ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, बट इनिशियली चर्चिल वॉज अ पार्ट ऑफ इट, बट लेटर ऑन क्लेमेंट आ गए, वो यूनाइटेड किंगडम के थे दोनों। उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो कि सोवियत यूनियन के थे। अगेन दीज नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस आउट दीज नेम्स। ठीक है, आपको चर्चिल और क्लेमेंट एटली दोनों मेंशन करना हो कि पहले चर्चिल थे बट लेटर ऑन ही वाज रिप्लेस्ड बाय क्लेमेंट एटली। सो बेसिकली एक मीटिंग हुई थी, और ये जब नाजी की डिफीट हुई थी ना जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद ये हुई थी मीटिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें थी, उस जो वो पूरे इंसिडेंट को लेके ही ये एक मीटिंग बैठी थी। जो नाजी की डिफीट हुई थी ना जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके उस इवेंट को लेके ही ये मीटिंग हुई थी बेसिकली। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? तो पहला तो ये था कि डिवीजन ऑफ जर्मनी। तो अलाइज जो थे वो इस चीज़ से अग्री कर गए थे कि जर्मनी का जो डिवीजन होना चाहिए, और हम चारों में ये बट जाना चाहिए। किन चारों में? यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। हमें जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए और हमें आपस में बांट लेना चाहिए। तो पहला ये डिसाइड हुआ इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। दूसरा क्या डिसाइड हुआ? कि डीमिलिटराइजेशन कर देंगे हम, किसका? जर्मनी का। मतलब क्या? कि हम जर्मनी से जितने भी नाजी इन्फ्लुएंस है ना, नाजी गवर्नमेंट एंड सब कुछ, वो सब हटा देंगे वहाँ से, वो सोसाइटी नाजी सोसाइटी ही हटा देंगे। ठीक है, ऑल्सो क्या हुआ कि सिंस रशिया सबसे ज़्यादा लॉस में थी, क्योंकि जर्मनी की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो रशिया को हुआ था, इसलिए डिसाइड हुआ कि रशिया को जो है हाफ ऑफ द रेपरेशन कलेक्टेड फ्रॉम जर्मनी दिया जाएगा। मतलब जर्मनी जितना भी अपना भुगतान देगी, मतलब जो भी उसने किया है उसकी वजह से जो भी वो पैसे या वॉर इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स, पैसे जो भी भुगतान देगी, उसमें से आधा जो है वो रशिया को दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी को नुकसान हुई थी जर्मनी की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से। ठीक है, बट द मेन डिसएग्रीमेंट ऑकर्ड ओवर पोलैंड, because a portion of Poland had already been occupied by Russia and a pro-communist government had already started functioning there. Moreover, this pro-communist government had already expelled some 5 million Germans living in the region, and this had not been agreed to at Yalta. अब हर एक कॉन्फ्रेंस में ना, हर एक मीटिंग में ना, हर चीज़ स्मूथली नहीं होगी।
कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होता ही होता है। तो भैया वही है, यहाँ पे भी एक डिसएग्रीमेंट होगी। आप चाहे किसी भी मीटिंग में देख लो, छोटे से छोटे मीटिंग से लेके बड़े से बड़े मीटिंग में कोई एक वहाँ पे होगा ही जो उसको प्रॉब्लम होगी, कोई एक ऐसा मुद्दा होगा ही जिससे प्रॉब्लम होगी। कोई ना कुछ फैक्टर होता ही है, या तो कोई इंसान होता है या तो कोई मुद्दा होता है, बट फैक्टर कोई एक होता है जिसकी वजह से वो डिसएग्रीमेंट होती है। तो इस केस में वो क्या था, इस केस में वो था पोलैंड। अब पोलैंड को जो है ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर रखा था, पूरे पोलैंड को नहीं बट अ मेजर पोर्शन जो है वो रशिया ने कैप्चर कर रखा था, और अपनी वहाँ पे एक प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बिठा दी थी कि भैया देखो हमने कैप्चर कर लिया और हमारी हम सत्ते में है भाई, हमारी यहाँ पे पावर है, हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे और फंक्शन भी कर रही है। और काफ़ी जर्मन लोगों को ना पोलैंड से निकाल भी दिया था। अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ हुई थी ना कि भैया आप नहीं रख सकते, मतलब याल्टा कॉन्फ्रेंस का जो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि हाँ थोड़ा सा पोर्शन हम रशिया को देंगे, बट पूरा कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए पोलैंड में। पोलैंड में पॉलिश गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था। बट ये चीज़ जो कर रही थी रशिया, अपना जो पावर बैठा के रखी हुई थी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ रशिया में, ये चीज़ तो याल्टा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। तो अब यहाँ पे जब डिस्कशन चल रही थी तो बोला गया कि भैया ये क्या है, तुम याल्टा कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं मान रहे, जब हमने डिसाइड किया है कोई एक चीज़ तो तुम्हें माननी पड़ेगी ये चीज़, है ना। उसके बाद पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी डिसाइड नहीं हुई थी कि जर्मनी को जो हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे वो फिर से एक साथ यूनिफाई होगी कि नहीं, है ना। ये क्या हमेशा के लिए जर्मनी 4 हिस्सों में ही डिवाइडेड रहेगी या कभी फिर से एक यूनाइटेड कंट्री बनेगी, है ना ये चीज़। अब ट्रूमैन और चर्चिल जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि जो रशिया के जो ट्रूप्स है ना उसने ऑलरेडी ईस्ट ऑफ ऑर्डर नीस रीजन ऑफ जर्मनी को ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब रशिया ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऑक्यूपाई कर रखा है और फिर भी मांगे जा रही है, अजीब है भाई, बहुत लालची है ना। ट्रूमैन एंड चर्चिल लाइक भैया इसने तो इसको भी पोलैंड को भी कैप्चर कर रखा है, फिर ये जर्मनी जो भी रेपरेशन कॉस्ट है जो भी देगी भुगतान देगी उसका भी आधा मांग रही है, हद है यार। और बहुत सारी एरिया को किसने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है। तो ट्रूमैन एंड चर्चिल मतलब यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन वर लाइक भैया दिस इज़ वेरी बैड, है ना, दिस इज़ वेरी बैड। उसके बाद जब पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसी बीच ना उसी दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब मतलब बॉम्बिंग की थी, 2 एटम बॉम्ब्स जो गिराया था ना, 2 एटम बॉम्ब, उसको कहाँ पे गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा में, राइट, वो जो जापान के पास है। तो जब ये पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब अमेरिका ने ये गिरा दिया उसके ऊपर, और अमेरिका ने किसी को बताया नहीं था, बहुत ही सीक्रेटली इस चीज़ को किया था। तो उसके बाद रशिया को ये लगा कि भैया ये हमसे चीज़ें छुपा रहे हैं, एक हमारे साथ यहाँ एक तो मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमसे छुपा रहे हैं, तो भैया कुछ तो दाल में कुछ तो काला है ना, रशिया को ये लगा। तो रशिया ने बोला कि भैया ये तो कुछ तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद एक एक तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा और एक डिसकंटेंटेड एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या था कि रशिया की एक्टिविटी जो पोलैंड में चल रही थी ना उससे वेस्टर्न पावर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थे कि भैया रशिया खुद का किए जा रही है, किसी का बात नहीं सुन रही है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में अभी ये बात हुई है, अभी कहा जा रहा है कि भैया तुम पूरे पोलैंड को कैप्चर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फिर भी नहीं मान रही है, पोलैंड को कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस इन सब रीजंस की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी एक तरह से आने लगा था जो भी वॉर टाइम पार्टनर्स, मतलब ये जो अलाइड पावर्स थे ना उस टाइम पे उनके बीच में। एंड यही रीज़न था कि अलाइड पावर्स अग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, एक डिस्ट्रस्ट सा आ गया था, है ना। The relation became more critical when Stalin, in his speech of February 1946, said that communism and capitalism would never live peacefully together and that future wars were inevitable until the final victory of communism was achieved. चर्चिल भैया ये देखो, स्टालिन जो सोवियत रशिया के हैं, सोवियत यूनियन के, उन्होंने जाके एक स्पीच में बोल दिया कि कैपिटलिज्म और जो तुम्हारा कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म जो रशिया में फॉलो होता है, कैपिटलिज्म जो यूएसए में फॉलो होता है ना, वेस्टर्न पावर्स बेसिकली कैपिटलिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक साथ कभी पीसफुली नहीं रह सकते, और अगर मतलब उनका साथ में चलता रहा तो वॉर होते रहेंगे, ठीक है। और ये वॉर तभी रुकेंगे जब कम्युनिज्म जो है उसकी विक्ट्री होगी और कैपिटलिज्म की हार। तो अब चर्चिल को आया गुस्सा
उसने अपने फुलटन स्पीच 1946 के एक फुलटन स्पीच में कहा कि भैया देखो अभी तुमको बताते हैं तुमको। तो फिर क्या बोला उसने, चर्चिल ने, सी ऑल दीज फैक्चुअल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ मार्क इट। मैं आपको स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, डजेंट मीन कि आप फैक्चुअल डिटेल्स को इग्नोर करोगे, इट्स इंपॉर्टेंट। आप चीज़ों को मार्क करो, खुद यहाँ पे बोल्ड में भी दिया हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो फ्रॉम Staten in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an Iron Curtain had descended across the continent. He then called for a Western alliance which would stand firm against the communist threat. This Fulton speech thus helped to widen the rift between the East and the West. Basically, चर्चिल ने क्या बोला कि भैया तुम हिमालय से, मतलब अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो तुम चाहे नॉर्थ से साउथ कहीं से भी आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, पूरे जगह पे हमने अपनी आर्मी को खड़ी कर रखी है, तुम आओ तो बेटा, तुम्हारे एग्जिस्टेंस को तो हम ऐसे ही निकालेंगे, यू नो। तो एक तरह से वही था कि फ्रॉम Staten in the Baltics to the Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. मतलब हर जगह हमने अपने आर्मी को खड़ा कर रखा है, तुम आओ, कहाँ से आओगे, बताते हैं तुम्हें। उसके बाद द सेकेंड वर्ल्ड वॉर greatly modified the relative positions of the great power. The fall of the Axis powers gave Russia the chance to consolidate her influence in Eastern Europe. ठीक है। Soviet influence now became paramount in Hungary, Romania, and Bulgaria. In these countries, People Republic had been set up, backed by Moscow. In Czechoslovakia, the communist captured power with Russian help. Though a temporary non-aggression pact was concluded with Germany, Russia reacquired most of the territories during the First World War. Estonia, Lithuania, Latvia, and portions of Poland and Finland were recovered by Russia. Thus, from Baltic Sea to Aegean, a long line of states were linked under Russian protection and control. In Eastern Europe, two states, namely Greece and Turkey, remained outside the orbit of Russia because of American economy and military assistance. Thus, Russia emerged from the Second World War as a dominant power in Europe. So basically, it is a summarize कर दिया सारी चीज़ों को जो भी अभी हमने पढ़ा। तो वो क्या था, वो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, वो काफ़ी जो जितने भी पावर्स थे ना, जितने भी कंट्रीज जो पावर में थे, उनके रिलेशंस को, उनकी पोजीशंस को, जो वो उसने बनाया कि भैया ये अगर फर्स्ट पोजीशन पे तो वहीं पे है, सेकंड पे है तो वहीं पे है, तो अपनी पोजीशन, अपने पावर से कंट्रीज़ को जो है हटा दिया था, मतलब एक तरह से हिला दिया था पूरे कंट्रीज़ को, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेस पावर हारी ना, रशिया को एक तरह से एक बूस्ट मिला कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो ईस्टर्न यूरोप में है वो बढ़ा पाए, और बढ़ाते बढ़ाते कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया अपना इन्फ्लुएंस रशिया ने। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मतलब हर जगह अपना इन्फ्लुएंस जो है वो फैला दिया। और इन तीनों कंट्रीज जिसका मैंने नाम लिया, वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक सेटअप हुई थी, ठीक है। और सेकेंडस्लोविया में भी कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया था पावर। मतलब सोचो, हंगरी में, रोमानिया में, बुल्गारिया में, वहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस ला दिया। सेकेंडस्लोविया में भी कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया था पावर रशियन हेल्प के साथ। तो तो ऑल्दो एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी के साथ, फिर भी रशिया तो रशिया है, नॉन अग्रेशन पैक्ट किया है हमने साइन, डजेंट मैटर, हम तो करेंगे तुम्हारे टेरिटरीज को कैप्चर। तो रशिया ने जर्मनी से वो सारे टेरिटरीज वापस ले लिए जो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लूज़ कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया एंड पोर्शंस ऑफ पोलैंड एंड फिनलैंड, और जितने वही जैसे एस्टोनिया ले लो, लिथुआनिया ले लो, लिटाविया ले लो, या फिर कुछ पोर्शंस पोलैंड का ले लो, फिनलैंड का ले लो, ये सब जो है रशिया ने लूज़ कर दिया था, बट सबको रशिया ने रिकवर कर लिया। यहाँ से आप 2-3 नाम याद रखना ताकि आप अपने आंसर में यूज़ कर सको, ठीक है। तो पूरा बाल्टिक सी से लेके एगन तक एक लॉन्ग लाइन ऑफ स्टेट्स आ गई थी जहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस था, मतलब हर जगह रशियन इन्फ्लुएंस और प्रोटेक्शन कंट्रोल चला गया था, ठीक है। बस 2 ही ऐसे स्टेट्स थे या 2 ही ऐसे कंट्रीज थे जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर थे। ईस्टर्न यूरोप में बस 2 ही ऐसे स्टेट्स थे जो कि रशिया इन्फ्लुएंस के बाहर थे। वो कौन से थे? ग्रीस थे और टर्की, ठीक है। और क्यों थी वो रशिया इन्फ्लुएंस के बाहर या फिर रशियन रूल के बाहर? क्योंकि उसको अमेरिका इकोनॉमी और मिलिट्री असिस्टेंस दे रही थी, ठीक है। दस रशिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत डोमिनेंट पावर की तरह इमर्ज करती है यूरोप में।
ऑल राइट। ओके, सो अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो उसको देखने से पहले अभी हम ये देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर है वो टर्म आया कहाँ से है। तो जो कोल्ड वॉर है ना, वो टर्म जो है उसका एक अमेरिकन ओरिजिन है, वो अमेरिका से आया है, उसकी जो ओरिजिनेशन हुई है वो अमेरिका से हुई है। और फर्स्ट टाइम ऐसे किसने यूज़ किया था, बर्नार्ड बारुच ने। 16 अप्रैल 1947 को उन्होंने कहा था, लेट अस नॉट बी डिसीव्ड टुडे, वी आर इन द मिड्स ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये पूरी स्टेटमेंट उन्होंने कही थी, ठीक है। तो बर्नार्ड बारुच ने फर्स्ट टाइम कोल्ड वॉर का जिक्र किया था। अब एक और इंसान थे, उनका नाम था वॉल्टर लिपमैन। उन्होंने क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट में से कोल्ड वॉर जो टर्म है उसको उठाया और फिर उसे पॉपुलराइज किया, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। उसके बाद से कोल्ड वॉर को डिफ़ाइन करने मतलब कोल्ड वॉर को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाने लगा कि वो एक रिलेशन है सोवियत यूनियन और वेस्टर्न पावर्स के बीच में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जो है वो नॉर्मल वॉर की तरह नहीं है कि आर्म स्ट्रगल हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो एक तरह से बातों का वॉर है, जहाँ पे आइडियोलॉजीज क्लैश कर रही है, प्रोपागेंडा जो होता है वो क्लैश कर रहा है, ये सब हो रहा है। इट इज़ नाइदर अ कंडीशन ऑफ वॉर नॉर अ कंडीशन ऑफ पीस। ना यहाँ पीस मतलब ना कोल्ड वॉर शांति लाता है, ना कोल्ड वॉर एक्चुअल ब्रूटल वॉर लाता है। इट्स नाइदर वॉर, इट्स नॉर पीस, इट्स समथिंग इन द मिडिल, ठीक है। तो डॉक्टर बार्नेट ने फिर से क्या कहा है, डॉक्टर बार्नेट ने इसे कहा कि इट्स हॉट पीस, और कैनेडी ने इसे क्या डिस्क्राइब किया, हार्ड एंड बिटर पीस, ठीक है। अब origin of Cold War, it can be traced back to 1918 when civil war broke out in the USSR. America, England, France, Japan sent troops to Russia in support of the counter-revolutionaries because these powers wanted to nip Bolsheviks in the bud. Ultimately, the communists won, but the Russian leaders were convinced that the capitalist powers wanted to destroy communism. Thus, the background of Cold War was created in 1918. तो आप समझ रहे हो इस चीज़ को, बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर कब क्रिएट हुआ, 1918 में। कैसे हुआ, तो जब यूएसएसआर में, जब रशिया में एक सिविल वॉर हुई थी, मतलब अचानक से एक सिविल वॉर हुई, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान, उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा रशिया को हेल्प करने के लिए, ताकि जो भी रशिया के खिलाफ वहाँ पे अटैक किया रशिया को जिन्होंने भी, वो वहाँ से जा पाए, मतलब वहाँ से निकल ले, ठीक है। इसलिए हेल्प के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जापान ने अपनी अपनी आर्मी भेजी। अल्टीमेटली क्या हुआ, रशियन पीपल जीत गए, मतलब कम्युनिस्ट जीत गए। बट जो रशियन लीडर्स थे वो कन्विंस हो गए थे इस चीज़ को लेके कि जो कैपिटलिस्ट पावर्स है वो एक तरह से कम्युनिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ठीक है। किसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कम्युनिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं एक्चुअली। और यहीं से कोल्ड वॉर का एक बैकग्राउंड सेटअप होता है। Actually, the basic cause of conflict was due to belief in different principles of communism and democracy. The communists believe in the ideas of Karl Marx, on the basis of which they wanted to rule the state by the proletariat. They did not believe in individualism and political liberty of people. On the other hand, the supporters of democracy believed in private ownership of property and democratic rights of people. Naturally, the democratic and the capitalist states were afraid of communism spreading to other countries. तो बेसिकली पहला क्या रीज़न है कि आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट। अब जो कम्युनिज्म फॉलो करते हैं उनका आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज डेफिनेटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द वंस हु प्रैक्टिस डेमोक्रेसी। अब मैं डेमोक्रेसी को मान रही हूँ, तुम कम्युनिज्म को मान रहे हो, तो तुम्हारी आइडियाज़ और मेरी आइडियाज़ डिफरेंट तो होगी ही ना। तो कम्युनिस्ट जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को बिलीव करते थे, जिसमें ये कहा गया है कि प्रोलिटारिएट जो है वही स्टेट को रूल करेगा। उनको पॉलिटिकल मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब इंडिविजुअलिज्म, कि हर एक इंसान को फ्रीडम मिले ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और डेमोक्रेसी क्या बोलती थी, डेमोक्रेसी बोलती थी कि प्राइवेट ओनरशिप होगी प्रॉपर्टी की और लोगों के पास डेमोक्रेटिक राइट्स भी होंगे, सो दैट पीपल कैन कम एंड स्पीक अप। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये डिफरेंस था। तो पहला हमने क्या देखा कि आइडियोलॉजीज के बीच में डिफरेंस था। जस्ट अ मोमेंट। तो पहला रीज़न तुम कॉन्फ्लिक्ट का यही था, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज।
During the war, the Allied powers fought shoulder to shoulder against the Axis powers. Stalin of Russia wanted to take advantage of military situation to increase Russian sphere of influence. With the fall of Germany, Stalin wanted to capture as much German territories as he could, along with the territories of Poland, Finland, and Romania. The Western powers saw it in a plan of Soviet aggression and became convinced that Russia wanted to spread. हाँ, so basically ये वही रीज़न है जो हम तब से देख रहे हैं कि जैसे ही जर्मनी का फॉल हुआ, जैसे ही जर्मनी गिरी, उसके बाद रशिया ने क्या किया, रशिया ने जर्मन टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया, पोलैंड, फिनलैंड, रोमानिया, सबको एक तरह से कैप्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो रहा था तब वेस्टर्न पावर्स ने देखा, बोला कि भैया ये क्या कर रहे हैं ये रशिया वाले लोग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, आप पूरा हर चीज़ थोड़ी कैप्चर कर सकते हो, है ना। तो वेस्टर्न पावर्स को ये चीज़ समझ आ गई कि रशियंस जो है वो एक तरह से कम्युनिज्म फैलाना चाह रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो गया दोनों के बीच में। अब हाँ, अब देखो, फॉल ऑफ जापान ड्यू टू बॉम्ब एक्सप्लोजन, एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो बेसिकली जब पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब अमेरिका ने उसी टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब अटैक किया था, एटम बॉम्ब। तो अब रशिया को, और ये सीक्रेट था, ठीक है, अमेरिका ने किसी को नहीं बताया था। तो जब रशिया को ये चीज़ पता चली तो उसने कहा कि भैया हम एक साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक साथ मीटिंग में मिल रहे हैं, और ये अमेरिका तो कुछ चीज़ें खुद ही किए जा रहा है, ना हमसे कुछ पूछा है, ना हमें कुछ पता है, ये तो हमें धोखा दे सकता है आने वाले टाइम में, है ना। तो ये अनदर रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था कि क्यों सीक्रेसी मेंटेन हो रही है जब हम सारी चीज़ें एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो वाई आर यू abstraining from telling us stuffs, है ना। After the Second World War, there developed a distinct cooling off in relations. Russia felt that America had the technical know-how of atom bomb, strongest navy. हाँ, अब ये जब अटैक हुआ ना, ये एटम बॉम्ब का एंड ऑल ऑफ दैट, तो रशिया को ये लगा कि भैया अमेरिका के पास तो काफ़ी टेक्निकल नॉलेज है, एटम बॉम्ब है, नेवी भी स्ट्रॉन्ग है, एयर बेस भी वो उनकी स्ट्रैटेजिक पोजिशंस पे है। स्ट्रैटेजिक पोजिशंस इन द सेंस कि अगर वो अटैक करेंगे मतलब उनको कोई हार्म नहीं होगा, और वो एनिमी पे अटैक भी कर सकते हैं, मतलब दुश्मनों पे अटैक भी कर सकते हैं, है ना। तो अब उन्हें ये समझ आ गया, मतलब रशिया को लगा कि भैया इनके पास तो काफ़ी कुछ है, तो अब अगर ऐसा ही रहा तो अमेरिका तो सुपर पावर बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये एक अलग एक दूसरा रीज़न था, तीसरा चौथा जो भी रीज़न था, आई डोंट नो कौन से नंबर का रीज़न है, बट हाँ ये भी एक रीज़न था फॉर द कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर द कोल्ड वॉर, ठीक है। Moreover, America's position in West Germany and Japan had brought her close to Soviet frontiers. The abrupt termination of land lease aid, the rejection of a Soviet request for post-war reconstruction loan further deepened हाँ, तो अब क्या हुआ, लैंड लीज एड, पता है आपको, याद है मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के चैप्टर में ये टर्म को एक्सप्लेन किया था। ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes, राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो कि लैंड लीज एड क्या है, ठीक है। या फिर बी ऑनेस्ट, पॉज द वीडियो एंड देन राइट द आंसर एंड देन लिसन इट बैक, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट व्हाट इज लैंड लीज एड इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड देन रिज्यूम। तो बेसिकली लैंड लीज एड थी क्या, तो अमेरिका जो है वो वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे वॉर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती थी, है ना, जिसकी वजह से अमेरिका को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता था। तो वही लैंड लीज एड, तो वो फिर अमेरिका ने रोक दी, तो सोवियत यूनियन वाज लाइक कि भैया ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका से ये चीज़ कही कि हमें जो है वॉर के बाद जो भी लॉस हुई है वो रिकन्स्ट्रक्शन कराना है, तो उसके लिए भी मना कर दिया। तो अब रशिया वॉज रियली स्केप्टिकल कि भैया ये क्या कर रहा है ना, what is America trying to do? Actually, after the Second World War, both the powers began to complain about others' bad faith. The establishment of communist government in Eastern Europe and everything. यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी हमने सारा पढ़ा। तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ना, दोनों पावर्स जो यूएसएसआर थी और जो यूएसए थी, उनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी, उनको एक दूसरे पे विश्वास जो था ना वो ख़त्म होने लगा। The Western powers complained about the Sovietization of Eastern European countries. The Soviet leaders, on the other hand, had resented that America enjoyed free hand in Japan, but the same privilege was denied to Russia in the areas under her sphere. Thus, the rivalry of these big powers after
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड वर्ल्ड। तो अब वेस्टर्न पावर्स ने क्या बोला कि जो यू नो सोवियत यूनियन है ना, वो चाहती है कि वो अपना सोवियटाइजेशन कर दे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब अपना खुद का इन्फ्लुएंस फैला दे। और सोवियत लीडर्स को क्या लगता था कि अमेरिका जो है वो जापान में उसने उसने वैसा कर दिया, तो अगर वो जापान में वैसा कर सकता है तो वो कहीं पे भी वैसा कर सकता है ना, तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो बस वही सब रीज़न था। During the Second World War, America and Russia came close to each other and fought against Nazism and fascism, but this cooperation and understanding gradually evaporated after the war. Mutual distrust and suspicion began to appear. Same thing, रशिया और अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी क्लोज आ गए थे एक दूसरे के, क्योंकि वो दोनों ही नाजिज्म और फैसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। बट ये जो वो उनकी कोऑपरेशन थी ना, वो ग्रेजुअली ख़त्म हो गई जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ अमेरिका और रशिया की बॉन्डिंग भी ख़त्म हो गई। ठीक है, ख़त्म होने लगी एक तरह से, और वो इवेंचुअली ख़त्म ही हो गई। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को काफ़ी मतलब ट्रस्ट नहीं था। अब जहाँ ट्रस्ट नहीं होगा वहाँ पे क्या ही होगा, है ना। जहाँ पे तुम्हें लगे कि भैया सामने वाला धोखा कर सकता है, सामने वाले पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे क्या ही होगा, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है। उसके बाद नंबर ऑफ इश्यूज, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिगैन टू राइज। ओपिनियन का क्लैश होने लगा, आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी, टेंशन हो रही थी। तो इस सारे रीजंस की वजह से, इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ के डिफरेंस की वजह से एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। ठीक है, और फिर बनता है टू पावर ब्लॉक्स। इन सभी रीजंस की वजह से बनता है टू पावर ब्लॉक्स। एक होता है आपका यूएसए, एक होता है आपका यूएसएसआर। The spread of communism in the Eastern Europe and the formation of blocs by Russia became the source of danger to America and other Western countries. तो ईस्टर्न यूरोप प्लस जितने भी एरियाज थे जहाँ पे कम्युनिज्म फैली हुई थी, फैला रखा था रशिया ने, वो तुम्हारा बनता है यूएसएसआर। उसके बाद तुम्हारा एक साइड पे आता है अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़। इन रिस्पॉन्स टू दिस अमेरिका अनाउंस द ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड मार्शल प्लान, जो हम आगे पढ़ेंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद द वेस्टर्न स्टेट्स ट्राइड टू अपोज द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म एंड दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉक। अब ईस्टर्न ब्लॉक तो तुम्हारी बन गई। वेस्टर्न ब्लॉक ने जब कहा कि हम तुम्हारी चीज़ों को नहीं मानेंगे, रशिया को ये चीज़ें कही, तो उसके बाद जब वेस्टर्न स्टेट्स और एक साथ जुड़ के आए और वो जो स्प्रेड हो रही थी कम्युनिज्म, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो बनता है तुम्हारा वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, तो यही जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में टेंशन हुई, ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में, इसी को कहा गया है कोल्ड वॉर और द वॉर ऑफ नर्व्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोल्ड वॉर और द वॉर ऑफ नर्व्स। तो ये एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, और सिर्फ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं कहेंगे हम इसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर एक डोमेन का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हुआ, जो वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गई। एक था तुम्हारा यूएसएसआर, एक था तुम्हारा यूएसए। तो ये तुम्हें मिल गया पूरा बैकग्राउंड किसका, कोल्ड वॉर का। ठीक है, आई होप आपको समझ आई ये वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रही हूँ ताकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, ताकि फिर आप आगे की कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ, जो भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, so that you get a better understanding of the chapter later on. So with this, I would like to end today's video. I hope you liked the video. If you did, do like, share, comment, and subscribe. Press the bell icon to get notifications of my videos whenever I post one. And yeah, till then, happy reading, stay blessed, and take care. Thank you, everyone.